सेशन 1 की रीडिंग्स काफी एलिमेंट्री थी। क्या इम्प्रेशंस लोगों ने हासिल किए, मैं वो सुनना चाहूंगा। मैंने उनकी वो जो मेरे लिए काफी नई चीजें थी, ये जो टाइम लाइन के हिसाब से उनके डिफरेंट पीरियड्स, रेनेसांस और प्री मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न, और ये सारी चीजें मेरे लिए बिल्कुल नई थी। अच्छा, और कैसे वो ग्रीक पीरियड कौन सा है, फिर रोमन पीरियड कौन सा है, मेरे लिए बिल्कुल नया था। लेकिन जो आपने वो मेंशन किया हुआ है कि उसके अंदर बिल्डिंग स्टाइल्स और किस तरह वो उसी से यूरोपियंस और अमेरिकन जो आजकल के हैं वो सब उसी को एक कॉमन हेरिटेज को अपना वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल समझते हैं, या उसी से आगे बिल्ड करना चाहते हैं, कॉमन वैल्यूज में लेते हैं उसको। तो ये भी है। फिर उसके जो विजुअल बिल्डिंग्स में उनके सिंबल्स हैं, जिस तरह कैपिटल हिल और इस तरह की बिल्डिंग्स है वो वैसी हैं जिस तरह की ग्रीक हुआ करती थी, या पुराने जिनके रूइंस हम देखते हैं। तो मैं मतलब उन चीजों से यही समझ सकूं, और बाकी मतलब फिलहाल इतना ही। नहीं, बस इतना ही था। पॉइंट ये था क्योंकि यही दिखाना था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन कैसे ग्रीस को अपना शुरुआत मानती है। थोड़ा सा हम अभी और देखेंगे, मगर मेन पॉइंट बेसिकली ये था। सिंपल पॉइंट है मगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी मोहम्मद अहमद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे जो चीज थोड़ी सी इंट्रीग की वो ये की कि व्हेन आई वाज रीडिंग द आर्टिकल कि उसके अंदर ये ऑल ऑफ द कनेक्शंस रिलेटेड टू डेमोक्रेसी एंड थॉट प्रोसेस जो है, जो कि वेस्टर्न वाइट डोमिनेंट एंड्रोसेंट्रिक रूल जो ओवर अ पीरियड ऑफ years रहा है, वो एक्चुअली रूट्स को डिफाइन फिर भी नहीं कर रहे। they are looking at the democracy, but they're unable to actually delve deep into what that democratic thought was based upon. The foundational structure था was still very dictatorial, and it was certainly against human rights, because wasari all those places which were built on public finances. So मुझे interesting चीज ये लगी थी that the author was trying to touch upon also critically on those aspects which actually contradict this whole foundation, which they seem to be worshipping even in this modern day of enlightenment. So मुझे actually that part, the material resonation is one thing जो कि हमें, but the principle on which it is considered to be based upon completely contradicts. So मुझे वो चीज fascinate की थी। ये आपने किस रीडिंग से ये लिया? ये जो थी ना जी, look at it, वो जो 7th वाली थी। अच्छा, वो हमने नेक्स्ट टाइम उसको देखना है, मगर बड़ा अच्छा पॉइंट है। लेट मी हैव अ लुक। आज हमने 5 तक करना था ना, मगर इफ यू रेड इट तो वो मैं भी आपको बात करता हूँ। हाँ, 7th वाली में तो फिलॉसफी वाला था ना, मुख्तलिफ फिलोसोफर्स का। Actually, just hold on, let me grab it. एक है कि एंशिएंट एंड मॉडर्न फ्रीडम भी था, वो भी अगले, यानी कि वो संडे को करेंगे। मगर ये आपने पॉइंट जो क्या है उस पे आई लाइक टू टच अपॉन दैट। पहले आप चेक कर लें कौन सा है। This is the reflection one, जी, ancient Greece reflection in the modern world. हाँ, that number 5। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, came across. ठीक है, समझ गया। अच्छा, इसमें ये पॉइंट है कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस और द वे ग्रीस
was viewed in the Renaissance and then again in the Enlightenment and then again in the 19th century वगैरह वगैरह, ये थोड़ा सा फिर ये रिफाइनमेंट में आ जाती बात, ये यानी कि ये संडे को हम ये देखेंगे भाई मानवी तौर पर विल टच अपॉन इट टुडे आल्सो, मगर उसमें बस यही पॉइंट है कि कहने को तो वो बिगिनिंग मानते हैं मगर असल में वो डिफरेंट रीडिंग्स भी हैं। जैसे आपने कहा कि उस वक्त तो स्लेव्स भी थे, औरतों के राइट्स नहीं थे और ज्यादातर वैसे डेमोक्रेसी रही भी नहीं थी, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था एथेंस में, वरना तो वो डिक्टेटर्स और बस वो सारा कुछ एम्परर्स ही चल रहे थे। तो ये भी एक, इसको अभी हम यहाँ पार्क कर देते हैं। वैसे आप क्या कह रही थी? I was also saying कि मुझे एक और इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट लगा था that every time there was a transition from Renaissance to Enlightenment or Romanticism, तो वो within the structure contradiction निकल भी रही थी, but then the author kept on saying that, but they ended up referring it back to the ancient Greece. So it wasn't like they were moving ahead. They were moving ahead and then stepping back. So it was more like going in circles or different offshoots nikalte ja rahe the, but the progression was not on what you had experienced and what you've gathered as something which from your own mistakes and you corrected yourself. So वो भी point मुझे interesting लगा था। सही है, वो इंशाल्लाह वो सर ये शुरू जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की तो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए भी लगी कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से बात स्टार्ट हुई थी। हमारी आईआर की बेसिकली थेरीज जो थी वो इसी के ऊपर ज्यादा डेवलप करती थी, लेकिन फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे एक बढ़ती गई और मुख्तलिफ फेजेस ऑफ जो रेनेसेंस के बाद जो आए और कैसे मसलन मॉडर्निटी जो है ग्रो करती गई। फिर ग्रीक को कहा जी क्रेडल थी, जो ग्रीक्स थे बेसिकली इनकी वेस्टर्न वर्ल्ड के। तो अगर देखें तो जो मैंने से जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के हिसाब से कि सिविलाइजेशन में जब ये डिवाइड हुआ तो एंड में जो लास्ट पेज पे अगर आप देखें तो उसमें था कि ये एंड में सब इकट्ठे हुए और जो ऑटोमन एम्पायर के पास थे, जो बल्कान के करीब जो उनके सारे थे एरियाज, इन्होंने एक पूरी मूवमेंट चलाई और कहा कि हमें किसी भी तरीके से, और उसके अंदर जो थे बहुत से लोगों को उन्होंने सारे ग्रीक्स वगैरह को एक पूरी मूवमेंट चली कि आए और ये एरियाज और वहां पे जितने भी ये जो चीजें हैं आर्टिफैक्ट्स वगैरह थे उनको गैदर करके अपनी वापस लिया जाए। और उन्होंने काफी इकट्ठे मिलकर एक सिर्फ सिविलाइजेशन जो थी जिसको वो मान रहे थे उसको सेव करने के लिए जो है ना उन्होंने ये पूरी मूवमेंट चलाई। ये भी एक इंटरेस्टिंग मुझे लगी इसके अंदर। दूसरा ये जो नेटो का भी जो इसमें जिक्र हुआ कि उसका भी जो 4 पॉइंट थे कि वो क्या क्या करेंगे, तो उसमें जो 4th था वो शेयर्ड यूरोपियन कल्चर हेरिटेज, जो बेसिकली ग्रीस और रोम से जो निकलता था, जो जिसको बेस बनाया था, और उनके फिर वैल्यूज बिलीव्स और सिविलाइजेशन को जो है एक कॉमन जो है उसको शेयर किया जाए। तो शेयर्ड जो यूरोपियन कल्चर जो हेरिटेज का था इनका, उसका भी यही कॉन्सेप्ट था। बाकी तो ऐड किया है फारूक साहब ने भी किया है कि बेसिकली यही बनी है जो एक पहली रीडिंग पढ़ के जो सारा मिला और मुख्तलिफ फेजेस जो पढ़ी हैं मैंने। तो ये आपने जो आखिरी पॉइंट का वो मतलब है, अभी जो पहले बात हुई थी उसमें एडिशन हो गया कि ये एक शेयर्ड सेल्फ आइडेंटिटी है ना वेस्ट की, वो उसमें बड़ी खुल के सामने आते पहले पेज पे कि आजकल की पॉलिटिक्स में भी और फ्यूचर को प्लान करने में भी। तो मेरा इस आज के सेशन में बस सिर्फ यही पॉइंट है कि वेस्ट अपने आप को डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ द ग्रीक्स। अगले सेशन में हम ये देखेंगे कि वो करता तो है मगर किसी हद तक आर्टिफिशियल भी है। कई चीजें हैं बिल्कुल जाहिर है, और जैसे अभी नौशीन ने कहा कई चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी भी हैं, वो हम इंशाल्लाह अगले उसमें देखेंगे। जी सायरा, आपको जो
मेन मुझे इसमें पॉइंट समझ आया वो ये कि एक तो अपनी हिस्ट्री और हेरिटेज को वो लोग ओन करते हैं, उसके ऊपर वो बिल्डअप ऑन करते जाते हैं, जिस तरह हम लोगों ने अपनी सब हिस्ट्री को डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको ओन ही नहीं करते हम लोग। और दूसरा ये कि जो हिस्ट्री वो ओन करते हैं उसमें भी जो फिजिकल एलिमेंट्स उनको मिले हैं शायद वो उनको सिर्फ ओन करते हैं, जो उसके पीछे फिलॉसफी है और वो वजूद में क्यों आई उसको वो एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक, या क्वेश्चन नहीं करते हम लोग उसको। एक जो नजर आ रही है चीजें और एक जो उसके पीछे छुपी हकीकत है उसको क्वेश्चन नहीं करते। तो इस तरह जैसा अगर अभी हम मुगल आर्किटेक्चर की मुझे ये समझ आएगा, मुगल आर्किटेक्चर को हम ओन करना स्टार्ट करें तो उसकी आर्चेस या उसकी जालीज को लेके हम लोग उसको रेप्लिकेट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम लोग ये ना समझें कि उसके पीछे जो कॉस्मोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल मीनिंग है वो क्या है। हाँ नहीं, इधर तो मगर आपका पॉइंट अच्छा है, मगर इधर ये है कि वो फॉर्म्स को तो कर रहे हैं इमिटेट थ्रू आउट द सेंचुरीज, मगर वो मीनिंग भी इस वजह मीनिंग वजह से कर रहे हैं कि भाई वो एक रीजन के ना वो थी, इट वाज द डॉन ऑफ रीजन। ये असल में मुद्दा है ना। और भी बहुत सी चीजें, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, वो आज हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स, क्योंकि वो पॉइंट्स आज तक वेस्टर्न कल्चर में है। वो मैं कुछ और चीजें आपके लिए लाया हूँ, वो भी बुनियादी हैं, मगर जस्ट टू क्लैरिफाई कि किस किस तरह से मॉडर्न वर्ल्ड में ग्रीक एलिमेंट्स, चाहे वो परसीव्ड है या हकीकी है, वो एक अलग बहस है, मगर उनको देखा इसी तरह जाता है। और उसका जो कह ले जो है ना फोशा चीनी उधर से ही की गया, चाहे उसको रीइंटरप्रेट किया जो भी किया। तो एक्सेलेंट जनाब। निदा, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपने कहा तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन से है और मैं एज ए यूएक्स डिज़ाइनर काम कर रहा होता हूँ, तो होपफुली एक्सपेक्टिंग टू लर्न अ लॉट। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप रीडिंग्स पढ़िएगा जरूर, अगर नहीं पढ़ी तो हम अब ना उन रीडिंग्स को एक नजर जल्दी से देख लेते हैं। एक्चुअली रीडिंग्स जैसे आपने बताया वो बड़े एलिमेंट्री थे, हाँ। मतलब बिल्कुल बेसिक थे, कि ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो मॉडर्न वेस्टर्न थाट है, या फिर जो रेशनलिज्म या फिर जिसे मॉडर्निज्म कहते हैं, या फिर जो रेनेसांस के बाद शुरू हुआ निशात सानिया कहते हैं, वो उसका सोर्स मटेरियल ग्रीक फिलोसफी से लिया गया। उर्दू में निशात सानिया वो बल्कि मानते हैं, इस चीज से इनकार भी नहीं कभी करते। निशात सानिया मतलब फिर से वो बिल्ड कर रहे थे। बहुत अच्छा पॉइंट। मतलब वो कह रहे थे कि एक दफा वो रीजन के हाइट पे जा चुके थे और बीच में पता नहीं क्या हो गया, अब फिर से उन्होंने वही सिलसिला शुरू किया, वो रिबर्थ से कहते हैं। तो बेसिकली रीडिंग्स यही थे। ये आपने जो पॉइंट किया, असल में इसको लिया बिल्कुल इसी तरह जाता है कि वो ग्रीक थॉट की रिवाइवल या री, तो इस पे भी बात होगी। और ये बिल्कुल सेल्फ रीडिंग ऐसे ही है, मगर असल में ये मैंने बुनियादी चीजें इसलिए डाली कि पिछली जो हमने यही कोर्स किया था तो उसमें इसका लोगों को आइडिया नहीं था, और हम ऐसे कर रहे थे कि तो सबको पता है। इतनी कंफ्यूजन हुई, मतलब क्या आप मॉडर्न मॉडर्न कह रहे हैं, मतलब क्या आपका है ना, ये क्या ट्रेडिशन ट्रेडिशन कह रहे हैं। फिर बाय द एंड ऑफ इट आई शेयर्ड एग्जैक्टली द सेम मटेरियल विद देम। मैंने कहा आप जीरो पे जाएं, गूगल करें, विकिपीडिया खुलेगी, आप मॉडर्निटी लिखेंगे तो एक टॉपिक है। वो हम पे चढ़ाई कर रहे थे कि आप लोग एक स्कूल है जिसने ये बनाया हुआ है। वाह, ऐसा तो कुछ नहीं है, कंटिन्यूटी है हिस्ट्री की, एक्सेप्ट फॉर जो कोई एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थी, जाहिर है उनको तो आइडिया था, उनका काम ही है। जैसे आप भी, हर किसी का ये फील्ड, अब इंजीनियर का जरूरी नहीं है उसको आइडिया होगा, लिबरल आर्ट्स वालों को ज्यादा होगा, एवरेज पर्सन को लगता है इतना नहीं है। तो फिर जैसे आपने फरमाया, मेरे लिए काफी ज्यादा इसमें जो टर्मिनोलॉजीज थी वो नई थी, सोशल साइंसेस वगैरह के साथ करना लिंक नहीं होता। लेकिन मैंने उसको एक दफा सारा कोर्स किया था, मुझे था कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाने से पहले एक दफा क्लास लूं, फिर दोबारा उनको पढ़ूं एंड प्रैक्टिस बना लूं। अभी तो काफी डिस्क्रिप्टिव है, सिंपल है, मतलब अभी आगे अब नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा उसके conceptual पे जाएंगे। अभी we just want to clarify the point that this is how the West perceives it. That's all. हम उस पर आपको जजमेंट नहीं दे रहे कुछ नहीं। क्योंकि फिर हमने पिछली ओरिएंटेशन में एक छोटे से पैराए में जो बुनियादी बेसिस है वेस्टर्न
पॉइंट ऑफ व्यू की, स्पेशली साइंटिफिक मेथड, और वो कल्चर में भी आता है, आर्ट की डेफिनेशन में आता है, सब्जेक्टिविटी, तो उसकी एक खाका दिया था। अब हम ज़ाहिर है उसको देखेंगे ना। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जल्दी से उस मटेरियल को गो थ्रू कर लें इस हाफ में, जस्ट द मेन पॉइंट्स, और सेकेंड हाफ में मैं कुछ आपके लिए वंस अगेन बेसिक नेशनल ज्योग्राफिक की 3.5 मिनट की वीडियोस हैं फॉर सॉर्ट ऑफ हाई स्कूल क्लास 12 तक के वो करती है, मगर उसमें भी यही चीज और वाज़ेह हो जाती है। मगर उसमें सारे बात वो चाहे बच्चों के लिए भी बनाते हैं, तो वो स्टैनफोर्ड और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर उसमें बात करें, इतनी अहमियत देते हैं। यानी वंस अगेन उधर नेशनल ज्योग्राफिक से आने का मेरा मकसद ये कि इट्स वेरी, उसमें तो एक प्रोपेगेंडा भी कह लें, एक सेल्फ इमेज को प्रोजेक्ट किया गया और इट्स मोर अमेरिका फोकस्ड। तो ये मैं पहले से ही आपको एक इंट्रो सा दे दिया, तो बाद में मैं वो लिंक्स आपसे शेयर कर लूंगा। वहां से काफी अच्छी लर्निंग हो जाती है। पहली जो मैं फिलोसफी मुझे बहुत हैवी लगती थी। हाँ, स्टार्ट मैंने यही सीख किया था। कहाँ से? ये वाली जो वीडियो है मुश्किलें बनाई होती हाई स्कूल की। हाँ तो बिल्कुल, बड़ी आसान सी बात समझ आ जाती है, वो लगता है पता नहीं क्या मुश्किल सी बातें करना। यू राइट। तो जब सर जी मैं हर रीडिंग में से ना सिर्फ उसके एक एक दो लाइन जो मेन है वही आपसे डिस्कस करूंगा, जस्ट टू मेक द पॉइंट, जो हमारा इंटेंशन जो है वो बताने के लिए। ये विकिपीडिया से लिया। एटीट्यूड, मॉडर्निटी को डिफाइन कर रहे हैं, एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस that arose in the wake of the Renaissance. In the wake of the Renaissance यानी कि उसके बाद क्या आया? In the age of reason of 17th century thought. ये next phase था. Renaissance was like the rediscovery of the Greeks. और फिर उसमें से जो अब एक उसका एक rationalist understanding बनी है, वो फिर age of reason, उसका नाम ही age of reason. In the age of reason of 17th century thought and the 18th century enlightenment. ये हो यानी ये उस तरह से हो गया। ये हम आखिर में देखेंगे जो आखिरी क्लास में, the following era is called post-modernity. मगर ये भी important है, some commentators consider the era of modernity to have ended by 1930. खैर इस पे आपको और भी डेफिनेशन मिल जाएंगी, वो आप खैर खुद ही आपने पढ़ लिया होगा कि 19th सेंचुरी मोस्टली, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 तक इसका हाइट है, उसके बाद फिर पोस्ट मॉडर्निटी कह सकते। अच्छा जी आगे चले, ये वाला पॉइंट है, मॉडर्निटी इज क्लोजली लिंक्ड टू द ethos of philosophical and aesthetic modernism, political and intellectual currents that intersect with the enlightenment. तो असल जो अब वेस्ट की शक्ल है वो असल में एनलाइटमेंट में उसकी फिलोसॉफिकल बेसिस रखी गई, और जाहिर उससे वो एज ऑफ रीजन में भी ये हम जोड़ देते हैं। द मॉडर्न एरा, ये भी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हम सबको पता ही है। इसमें ये अच्छा पॉइंट है कि द मॉडर्न एरा इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिज्म, कैपिटलिज्म, urbanism and a belief in the possibilities of technological and political progress. एक शब्द, अच्छा बस यही था, एक इतना खास नहीं है वैसे, है एक ओवरऑल डिफाइन हो जाता है। अगर मुझे भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आई होल्ड बैक। नहीं पूछे। यहाँ पे जब हम इन एरास को डिफाइन करते हैं, हम ये कहते हैं ये एज ऑफ मॉडर्निटी है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म है, ये एनलाइटनमेंट का पीरियड है। What have been the defining events जिनसे हम ये डिमार्केशन करते हैं? पूरा ये जो 8 क्लासेस की बात, हर हमारा जो कोर्स असल में ये मैंने इसलिए भी दिया था, अच्छा आपका सवाल अच्छा था कि ये जो सारे नाम आ रहे हैं हर वीक इसी में से एक नाम पे है। एक वीक होगा एज ऑफ एनलाइटनमेंट पे, एक वीक होगा रेनेसांस पे, एक वीक होगा एज ऑफ रीजन पे, फिर मॉडर्न एरा पे, और फिर पोस्ट मॉडर्न।
ठीक। वो डिजाइन ही इस सीक्वेंस से किया। तो अभी हम टाइमलाइन पे भी आते हैं। तो ये ब्रिटानिका में से आप जाने, आप सब ये पढ़ चुके हैं, मगर मैं जो चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ सिर्फ वो आपसे शेयर करूंगा। ये भी क्योंकि अब वो जो मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा ना, वो इस इन टॉपिक्स पे होंगे, इंडिविजुअलिज्म, डेमोक्रेसी, साइंस वगैरह। More specifically, modernity was associated with individual subjectivity, scientific explanation and rationalization. A decline in emphasis on religious worldviews. ये बाकी नहीं, बस ये मैं यहाँ तक religious worldviews की वजह से मैंने आपसे शेयर किया था ये वाला। ये भी बड़ा प्यारा वैसे सेंटेंस है। Many scholars of modernity agree that scientific methods, क्लास में हमने scientific method की बुनियाद देखी थी, serve neatly to mark a break between modern and ancient. क्योंकि आपने बहुत उस पर जोर दिया था कि उससे पहले दुनिया को इस तरह देखते ही नहीं। वो जब उन्होंने qualities को निकाल दिया as being real, they put that the qualities into the subjective compartment. Then only material remains, and that is what science studies. तो ये पहली दफा हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में कि मैटर फॉर द सेक ऑफ मैटर एंड मैटर एज दैट व्हिच इज रियल ऑफ रियल वैल्यू, ये ह्यूज स्टेप था। इस पे हम एक क्लास करेंगे जैसे साइंटिफिक मेथड पे। अच्छा आगे चलते हैं। डिक्लाइन ऑफ प्री मॉडर्न बिलीफ्स, ये वही कि वो जो हम ये तो हम कह रहे थे कि सेक्रेड रिलीजियस आदमी इस तरह देखता है कायनात को। To operate within modernity also meant to participate in the belief that one finds bold contrast between modern conceptions of the cosmos and the worldview of pre-modern or ancients. ये बस ये दो चार पॉइंट्स थे which was पिछले क्लास के डिस्कशन में भी बेसिकली ना वो उनकी निशानदेही हो रही थी। ये नजर आ रहा है। हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये आप लोग ये एग्जैक्टली यही हमारा कोर्स आउटलाइन है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन ट्रेसेस इट्स रूट टू यूरोप एंड मेडिटेरेनियन. It is linked to the Roman Empire, medieval Western Christendom, emergence of the Middle Ages. अब ये वो एपिसोड्स हैं। अच्छा मिडिल एजेस को ज्यादा अहमियत नहीं देते ना मॉडर्न, क्योंकि वो रिलीजियस एज थी। ये भी पता चलता है कि उससे एक तरह की बगावत थी, तो ये रेनेसांस में वो हल्का सा शिफ्ट आना शुरू हुआ। मिडीवल से रेनेसांस में वो शिफ्ट आया। तो ये वो स्टेजेस हैं आफ्टर द मिडिल एजेस, रेनेसांस, द रेफॉर्मेशन। इस पे हम इतना नहीं देखेंगे, ये आप खुद भी देख सकते हैं। द इनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये हम देखेंगे सारे। आप कोर्स आउटलाइन देखी होगी आपने। साइंटिफिक रेवोल्यूशन, द सिविलाइजेशन ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड एंशिएंट रोम आर कंसिडर्ड सेमिनल पीरियड्स इन वेस्टर्न हिस्ट्री। दिस इज द पॉइंट ऑफ टुडे। नाउ अब जैसे आगे चलेंगे तो वो क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो हम देखेंगे। Following the 5th century fall of Rome, Western Europe entered the Middle Ages. ठीक है। Christian unity was shattered by the Reformation from the 16th century. Protestantism शुरू हो गया ना, Catholic Church का होल्ड कम हुआ। A merchant class grew out of city-states, initially in the Italian peninsula, and Europe experienced the Renaissance from the 14th to the 17th century, heralding an age of technological and artistic advance and ushering in the age of discovery. Scientific वो सारा। तो ये इसका खाका है। The Industrial Revolution began in Britain in the 18th century. इस पे हमारी क्लास है। Under the influence of the Enlightenment. बाकी तो पॉलिटिकल चीजें उस पर मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। हम तो ये बात होगी ला आखिर में हम ये जैसे फारूक साहब ने कहा, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक क्वाइट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसकी वजह से मुझे भी पहली दफा डिटेल में देखने का मौका मिला
तो काफी चीजें क्लियर होती हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जब हम ट्रेडिशन की या ट्रेडिशनल सोसाइटीज की बात करते हैं तो वो इन्हीं टर्म्स के अंदर प्री मॉडर्न के इक्विवेलेंट ही हम उन्हें डिफाइन कर रहे होते हैं? जी हाँ, मेरा मतलब है कि बुनियादी तौर पर एक थियोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू है ना, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी हम उसको कौन कहेंगे कि जो किसी वही पे जिसकी बुनियाद हो। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली मतलब प्री मॉडर्न भी नहीं कह सकते उसे, वो उसकी डेफिनेशन फिर डिफरेंट हो जाएगी। नहीं, अगर हम मॉडर्निटी को ये कह रहे हैं ना कि जिसमें रीजन सुप्रीम है, जबकि प्री मॉडर्न के वो आज तक भी है, मगर सोच की मॉडर्निटी से पहले तो सिर्फ प्री मॉडर्न था ना। कहीं भी कोई चीज पूरी तौर पे तो खत्म नहीं हुई, यानी कि मॉडर्न वेस्ट में भी रिलीजन भी है, स्पिरिचुअलिटी के भी रमते हैं, ट्रेडिशनल फिलोसफी भी है, मगर जो बड़ा बड़ा जो धारा है पूरी दुनिया का, उसकी बात हो रही है। इसी तरह आप देखेंगे ग्रीस में भी कोई ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था। चेंज आहिस्ता आहिस्ता आता है, दूसरी सोच के लोग रह जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं, तो म्यूचुअली होता है। ये नहीं इम्पोर्टेंट, मैं आपसे जी ये अच्छा था मुझे लगा। एंशिएंट यानी कि ट्रेडिशनल ग्रीस था असल में। और चलो मैं पहले ही बता देता हूँ, बहुत से जो इन्होंने फिलोसोफर्स को आज भी हम देखेंगे और देखते हैं, वो असल में काफी उनमें से जो है ना, प्लेटो, यहाँ तक कि एरिस्टोटल और प्लेटो, ये सारे ट्रेडिशनल लोग थे, खुदा को मानने वाले थे, और इनकी जो असल में फिलोसफी थी वो मेटाफिजिक्स से रिलेटेड ही थी, मगर उनकी रीडिंग बिल्कुल गलत करते हैं। उनकी रीडिंग करते हैं कि एज ए दे वर रैशनलिस्ट फिलोसफर्स, मोस्टली ऐसे पेश करते हैं, ये पब्लिक डोमेन में ऐसे ही है, आज जो भी हम देखेंगे ऐसे ही पेश कर रहे होंगे, मगर जो स्पेशलिस्ट हैं उन्हें तो पता है ऐसे नहीं। वो हम नेक्स्ट क्लास में वो चीजें देखेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में मैंने आपके लिए हाईलाइट, आप जो खुद भी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें ये पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेलेनिस्टिक। इधर आके जो है ना ग्रीक ट्रेडिशन वाकई जवाल पजीर हो गई, और जब रैशनैलिटी और शक और ये सब चीजें जो है ना कि हम नहीं मानते हमारी बात, वो चंद फिलोसोफर उठते हैं। तो इसलिए सईद हुसैन नसर कहते हैं कि the Renaissance based itself upon the decadent phase of the Greek tradition, और उस decadent stage पे स्टेज में यानी कि अरस्तू के भी बाद जो है वो ये सारी ये चीजें शुरू हो जाती हैं, हेडोनिज्म भी है, वो 100 चीजें आती हैं, बट रीजन वाली बात। और फिर जो उससे पहले गया था वो उसी को उसी लेंस से देखते हैं। तो खैर ये बहस अगली दफा होगी, यही होगी अगली दफा। तो ये हेलेनिज्म बिल्कुल डिक्लाइन है, और रेनेसांस ने अपने आप को इस पे बेस किया, और ये आहिस्ता आहिस्ता से चेंज आ रहा था, और इस चेंज को प्लेटो क्रिटिसाइज कर रहा था। ये फिलोसफर्स थे, ये क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, नेचुरलिस्टिक आर्ट बना रहे। आर्ट का मकसद ये तो नहीं है, आर्ट का मकसद तो है कि भाई आलम बाला की तरफ इंसान जाए और वगैरह हो गया। अभी अच्छा उनके फिर रोमन्स एम्पायर ये उसी रेमिनेंट्स से कोई आगे इन्होंने चलाया। फिर क्रिश्चियनिटी ने आके, जैसे अरब में हुजूर पाक आए तो वो सारा जो था सिस्टम उसको खत्म किया, तो 1000 साल ये खत्म हुआ, और फिर ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तो रेनेसांस आ गई, और रेनेसांस की बुनियाद पर मॉडर्निटी आती है। तो ये हमारे इस कोर्स का बेसिकली ना वो एक खाका है। आखिर में मैं जो मुझे इस काफी अच्छा लगा वो ये आर्टिकल था, इसमें से ज्यादा कोटेशन है, ये आप सब जिन्होंने नहीं पढ़ा प्लीज पढ़िएगा जरूर। इसका मौजू ये है, आज के जो सेशन है इसका मकसद ये है, एंशिएंट ग्रीस रिफ्लेक्शन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। नेक्स्ट हाफ में हम एग्जैक्टली वो रिफ्लेक्शन देखेंगे वन बाय वन, कुछ चुने मैंने 4-5। ये भी समिया ने यही बात की थी, इधर से होगा। हाँ ये वाला पॉइंट
shared belief in the rule of law and parliamentary democracy, liberal capitalism and free trade. यूरोप और अमेरिका अपने से बात कर रहा है ना, and the shared European cultural heritage emanating from Greece and Rome. This is the self-understanding of the world. अब ये foreign minister कह रहा है इंग्लैंड का. Through the Renaissance, to the shared values, beliefs and civilization of our own century, 20th century. ये इतना नहीं है, गहरा लिंक है अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से. जैसे मैंने कहा उसमें वो अंडरस्टैंडिंग में बड़े मसले हैं, मगर उन्होंने जो चाहा, यानी कि इंसान में कुछ कहते हैं ना कि ये उसका ज़वाल का ज़माना इंसान का, उसमें वो अपने ख्वाहिशात को से तो खुदा बना लेता है कुरानिक टर्म्स में. Have you not seen the person who's made his own desire his God? And उसका तर्क पे पर्दे हैं, उसकी समाज पे पर्दे हैं, उसमें बिल्कुल इस तरह कहता है कुरान. मगर ये इंसान की पॉसिबिलिटी है. असल वजह तो ये है कि इंसान अपने आप को खुदा बना बैठा है और अपनी ख्वाहिशात को. एक तरफ तो ख्वाहिशात है, दूसरी तरफ फिर उसके पास जो टूल है वो रीजन है, जो कि प्योरली इंसानी टूल है. तो उसको फिर उसने अपना मिशले राह बनाया. In a nutshell, this is what it is about. अब बहाना आप कहीं से नहीं लेते कि वो ऐसे करते थे. Greek civilization, the beginning and foundation of the Western world. This is what I've been want you to. Thank you, sir. All of us have heard it said at one time or another that the Western civilization of today is based on principles which were introduced into human history for the first time by the culture of ancient Greece. एक ही पॉइंट है आज का, तो बार बार वही आ रहा है. सॉरी, अगर आपने नहीं सुनना हो तो बता दें, तो वो वीडियोस पे चले जाएंगे. We all assert that European thought has its beginnings in Greek antiquity. Greece is universally referred to as the cradle of democracy. This is my point. The Renaissance is not accidental because the image of the classical period, pretty much as we understand it today, was created then. इधर वो इशारा है कि ये जो image of Greece है, ये भी असल में created ही है. उसमें से बहुत सी चीजें उन्होंने filter out कर दी. That was the moment when a new approach to life took over, one which sees man with individuality and free will as the measure of all historical and cultural developments. What today we call humanism. So these are some of the foundation stones of modernity. Humanism, जिसमें individualism निकलता है, celebration of man, therefore art as self-expression, rationality and democracy, which one is to be one man, one vote. भी किसी के हम और क्यों किसी की व्यू सुने. ये वही पॉइंट था. अब it is the Italian humanists of the 15th century who are credited with the creation of an ideal picture of the classical period. यानी कि वो एक पिक्चर है, उसमें काफी डिस्टॉर्शन और गलतियां हैं. Since then, यानी कि since the Renaissance में humanism आया था, and rationalism, since then Greek antiquity is all embracing an eternal source of Europe, and by extension of Western civilization. After the Renaissance, the Enlightenment was the ideological and cultural movement of the 18th century, embracing all intellectual circles and areas of intellectual activity. इसमें ना फिर हर चीज क्वेश्चन होती है, स्पेशली रिलीजन, मोरालिटी और सेलिब्रेशन ऑफ मैन का जो है वो और नई नई कहते निकलती हैं काफी. तो ये जब देखिए अब उस जमाने में जो फिलोसोफर है लीडिंग, कांट, वो कहता है इमर्जेंस ऑफ मैन फ्रॉम इमेच्योरिटी. और फिर पॉलिटिकल स्फीयर में कल्चर, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, इक्वालिटी, लिबर्टी, उसके मोटो था ना, जो नारा था, उसके तीन, तो प्योरली लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. थैंक यू सर. The Enlightenment returned to the picture of Greek antiquity. और फिर दूसरी इसमें खूबसूरत है, ये हर दुनिया के कोने में ये ग्रीक आर्किटेक्चर
होना भी इसी चीज की अलामत है कि उसकी कोई ये वैल्यू समझी गई ना। या नसर ये भी कहते हैं कि एक डेड सिविलाइजेशन को जिंदा किया, तो खंडन थे, तो दैट वी फील इज आल्सो वेरी ऑड कि गड़े मुर्दे को उठाया, और वो किस स्टेज में उठाया, जब वो जवाल में। दिस इज हिज टेक। ये फिर जाहिर है जिस हमारी भी यही सोच है। तैमूर साहब एक रिक्वेस्ट प्लीज, या अगर आपके पास वो है माइक जो आप यहाँ कॉर्नर पे लगा सकें, इफ यार अगर है तो काइंडली वो लगा लें, ताकि जब आप उधर फेस करते हैं तो इधर आवाज कम हो जाती है जरा, अगर नहीं है तो इट्स ओके। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। अभी आती है अफीरा, तो इनको आता है, वो ले आएंगी। नहीं है, ठीक है, मगर नेक्स्ट क्लास में तो certainly we'll do this, but I'm not sure whether it works with this computer or not. तो next class में we'll check, उसको डबल चेक कर लेंगे। और ये बड़ा अच्छा है, आपका है सजेशन। और दूसरा मैं थोड़ा ऊंचा बोल लेता हूँ। और अगर ज्यादा स्टूडेंट्स उधर हैं तो आप बेशक उधर ही होकर के बात करें, हम तक आवाज आ जाएगी। और आप लोग नजर आ रहे होते हैं। खैर मेरे ख्याल है ज्यादा पॉइंट तो बन गया है इसमें। फिर विद इन वेस्टर्न कल्चर जब रैशनैलिटी बहुत जोर पे आ गई, एज ऑफ रीजन, एनलाइटनमेंट, तो फिर 19वीं सेंचुरी में उसके खिलाफ रिएक्शन आया, जिसको रोमांटिसिज्म कहते हैं। मगर उसने कहा भाई इंसान की सब्जेक्टिविटी कैसे, अकल ही रह गई है, साइंस ही रह गई है, इंसान कहाँ गया। तो उन्होंने फिर ये रोमांटिक मूवमेंट कहलाता है, और उसको भी बुनियादें उन्होंने ग्रीस में ही रखी। तो ये इसमें है, ये बार बार वही बात है, मैं फिर इसको रिपीट नहीं करता। यूरोपियन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, today's European Western civilization were founded on the bedrock of the ancient Greek tradition. यह आप पढ़िएगा, बड़े मजे का है। ये सारे वैसे वही पॉइंट्स आ गए जिसमें मैंने आपको अभी वो दिखानी है वीडियोस। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक सिस्टम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंडिविजुअल राइट्स, the subordination of army to political control, separation of civil and religious authority, equality under the law, freedom, और ये सारे पॉइंट्स ये सोच माने जाते हैं कि हमने ग्रीक से लिए। ये तो फारूक साहब ने बात करी दी थी, जो कैपिटल है अमेरिका वाला बिल्डिंग, वो भी एक क्लासिकल बिल्डिंग है। अमेरिका वॉशिंगटन में तो हर यूरोपियन सिटी में ये। एक सवाल है अगर, हाँ, वो ये कि ये जो आर्किटेक्चरली ग्रीक है, ये मेरे समझ में नहीं आता। तो ग्रीक का आर्किटेक्ट की सिंबल क्या है जो उसको वो कर रहे हैं? ये सारी फॉर्म्स ये ग्रीस क्लासिकल आर्किटेक्चर है। अच्छा, जो दोबारा से उन्होंने वंस अगेन स्टडी करके उसको जिंदा किया। नहीं, मेरा सवाल है कि इस स्ट्रक्चर में ग्रीक क्या है, वो मुझे आर्किटेक्ट का जरा नहीं पता। हाँ, इसीलिए वो सवाल कर रहा था कि ये जो पिलर्स हैं ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। भाई देखिए, दुनिया की हर जगह में आर्किटेक्चर उसके अपने शिनाख्त होती है। तो ग्रीस में ये थी, ये शक्ल थी, ये जो पिलर्स बनाते हैं, पिलर, और ये वाली इसकी पूरी वोकैबुलरी है। जैसे भाई हिंदू मुगल आर्किटेक्चर में मेहराब और गुंबद तरह तरह आती है। ये बेसिकली ना ग्रीक टेम्पल से आया है सारा कुछ। ये ग्रीक मतलब ग्रीक टेम्पल बेशुमार थे ना, तो ग्रीक टेम्पल्स हर सिटी में थे ना। वो भी एक रिलीजियस सोसाइटी थी असल में, वो भूल जाते हैं। तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड रिलीजन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी। बाकी बिल्डिंग क्या पता वो लकड़ी की बनाते हो, पत्थर। जैसे हिंदू आर्किटेक्चर में भी जो टेम्पल है वो पत्थर का बनता है, मगर उससे पहले ये जो आर्किटेक्चर्स होते हैं ये लकड़ी के बनते थे। हिंदू टेम्पल की भी यही स्टोरी है। और ये ग्रीक आर्किटेक्चर सारा जो है ये लकड़ी की वोकैबुलरी को स्टोन में लाया, सारे ट्रेडिशंस में ऐसे ही। क्योंकि ये जो सारी डिटेलिंग है ये असल में लकड़ी की है, और उसको स्टोन में की वोकैबुलरी बन जाती है बाहर। हिंदू टेम्पल में भी ऐसे ही है।
और इस आर्किटेक्चर में गोल्डन रेशियो का भी कोई अमल दखल है? बस माना जाता है क्योंकि गोल्डन रेशियो पे वो यूक्लिड ने बात की और ग्रीक फिलोसफर्स ने बात की, उसकी बुक में भी है, ग्रीक्स ने उस पर बातचीत की तो इस्तेमाल भी करते ही होंगे, तो ये मानना यही है। और ये प्रूवन नहीं है? किसी हद तक है भी, अच्छा है मगर उसको जितनी इम्पोर्टेंस रेनेसांस में दी गई उतनी शायद नहीं है। दैट्स माय इंटेंशन। इट्स देयर, ठीक है, मगर इट डजंट एक्सप्लेन एवरीथिंग। वो हम आपके सामने शायद रखें किस पॉइंट। अभी हम जनाब यहाँ ब्रेक ले लेते हैं ताकि फिर 10 मिनट बाद हम फिर नेक्स्ट, आई होप इट वाज यूजफुल इस तरह से पेश कर दिया जी फारूक साहब। जी तैमूर साहब, बिल्कुल बड़ा अच्छे तरीके से वो हो गया रीडिंग और ये कनेक्ट करके। मगर एक चीज है जो रिमार्क भी कह सकते हैं, और मुझे मतलब आपसे मैं वो उसका वो करना चाहूंगा कि मैं जो समझ रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। ये जितनी भी वैल्यूज एज ऑफ रीजन के बाद ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, आपकी ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन पोटेंशियल, डेमोक्रेसी से निकली हुई ये सारी चीजें, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सारी की सारी चीजें इन देमसेल्व्स तो अच्छी चीजें हैं। हाँ मतलब वैसे तो इनमें पर से कोई ऐसा मसला नहीं है, अच्छी चीजें हैं, बल्कि इसकी वजह से इंडिविजुअल की जिंदगी बेहतर हो गई। अब सवाल ये है कि क्या इन चीजों को ये उसकी हैं और प्री मॉडर्न और टाइम था, उसकी अपनी अच्छी चीजें होंगी। नॉट कि मैं चीज ब्लैक एंड व्हाइट में करना चाहता हूं कि ये ब्लैक हैं और पहले व्हाइट थी, ऐसा नहीं है। लेकिन इनको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए एज आई अंडरस्टैंड कि ये चीजें जिस वक्त तक आप इनको उस पेडेस्टल पे ना बिठा दें जहां पे कि खुदा को बिठाना है, जो टॉप स्लॉट है आपके, जो जिसे वो कुछ वो जो कहा जाता है कि आपका जो फर्स्ट डोमिनेंट लव है या डोमिनेंट चीज है, जो इलाह की जगह है जहां पर कि आपने खुदा को रखना है, जो कि एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में सबसे ऊपर ये थी, प्री सपोजिशन थी कि खुदा है, स्पिरिट वर्ल्ड है, और फिर आगे इंसान और सारी चीज। तो जब तक उसको खत्म कर देना और उसकी जगह पर इन वैल्यूज को बिठा देना, ये एक मसला है। अदरवाइज ये चीजें वैसे बुरी नहीं है जब तक आप इनको खुदा ना बना दें, क्योंकि जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें ये है कि जो इससे ऊंची चीजें हैं उनका डिनायल भी इसमें शामिल है, ये भी याद रखना चाहिए। अच्छा देखे ना, वो बात यही हुई थी कि उसने कहा रीजन से आगे तो कुछ है नहीं, therefore all that exists is material matter because reason can only deal with matter. So it is indirectly a denial of God and his agency at the end of the day, क्योंकि reason human faculty है ना, cut off from revelation। otherwise तो Islamic tradition में तो reason को कितनी value दी गई है, but reason has to be under the light of, under the guidance of revelation and the prophets and the awliya. So it is like the doorway to higher knowledge. अब higher knowledge को तो deny कर दिया ना, है हो ही नहीं सकती, ये subjective हो सकती है बस। अब prove हम नहीं कर सकते कि आपको जो भी आपको हासिल हो रहा है वो सच है, क्योंकि मेयार जो है कि सच वो होगा जो कि साइंस के मेयार पे पूरा उतरे। तो दुनिया असल में ये देखने में तो कोई बिनाइन लगता है, मगर इनफैक्ट इट टर्न्स द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, क्योंकि इसके अंदर खुदा की और स्पिरिट वर्ल्ड की और उनकी डोमिनेंस का इम्प्लिसिट डिनायल है। यही मतलब ये वो डिनायल है, तो ये चीजें टॉप पर आ गई ना। ये बड़ी एग्जैक्टली बड़ी सही आपने बात। वो जो लास्ट टाइम भी यही अप्लाई किया था वो कार्टेशियन ड्यूअलिज्म वाली बात से, उन्होंने कहा ये साइंस बताएगी सच क्या है, और अहमियत किसकी होगी, जो मैं कहूंगा इंडिविजुअलिज्म गोज हैंड इन हैंड विद रैशनलिज्म। क्योंकि इंसान को इन दो खानों में बांट दिया ना, एक सब्जेक्टिविटी के खाने में और एक रीजन के खाने में, और रीजन को ऊपर रखा और सब्जेक्टिविटी को बुनियाद बना दिया जिंदगी की। तो मगर ये एक स्टोरी है ना, आहिस्ता इसके डेवलप्स। जैसे एक आप बीज बोएंगे तो उसमें से दरख्त वही निकलेगा जो उस बीज का एसेंस है।